नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और सत्ता के महासंग्राम में एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हो रहे हैं। यूपी के रिकॉर्ड पुरुष बने योगी। 37 साल में पहली बार सीएम हुआ रिपीट। इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने वापसी की थी। पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने वापसी की। योगी का रिकॉर्ड कांग्रेस से भी बेहतर। कांग्रेस के ज्यादा सीटें जीतकर वापसी कर रहे हैं योगी। यूपी के रिकॉर्ड पुरुष बने योगी। योगी का रिकॉर्ड कांग्रेस से भी बेहतर। यह ऐसा मौका है कि पहले कांग्रेस के लगातार 2 बार सीएम रहे थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ दिया उनका भी। उनसे ज्यादा बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सीएम रहेंगे बीजेपी के योगी आदित्यनाथ। ठीक, एक और बड़ी खबर, चुनावी हलचल। गोवा में सरकार बनाएगी बीजेपी। सीएम ने 20 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया। कहा, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ बनाएंगे सरकार। आज ही राज्यपाल पिल्लई से मिल सकते हैं सीएम। राज्यपाल से मिलकर सरकार का दावा पेश करेंगे। रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, 19 सीटों पर आगे। गोवा में सरकार बनाएगी बीजेपी। आज ही राज्यपाल से मिलेंगे सीएम। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का करेंगे दावा पेश। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहमान। कांग्रेस प्रवक्ता हैं शान खान और वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी और बीजेपी से कंचन द्विवेदी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। रजा साहब, शुरुआत आपसे ही करेंगे। जैसा कि आप पहले कहते रहे हैं इसी मंच पर, वैसे ही परिणाम आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार पर मोहर लगा दी है उत्तर प्रदेश की जनता ने। ये ब्रजेश जी, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और ये आंकड़ा और एग्जिट पोल भी, एग्जिट पोल मतलब बहुसंख्यक एग्जिट पोल यही कह रहे थे। और कोई 250, कोई 264, कोई 310, मतलब, लेकिन वो सब यही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की ही जो है वो सरकार बनेगी। लेकिन कल जैसा हुआ शाम को कि अखिलेश जी ने जो बात कही कि साहब लोकतंत्र का ये अंतिम जो है वो चुनाव है और क्रांति, तो ये जरा से हमें एक बतौर एक सीनियर जर्नलिस्ट जरा से अटपटा लगा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसने पहली चरण से लेकर 7वें चरण तक बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा, और आखिर में ये कहना था ये लोकतंत्र का अंतिम चुनाव है और अब तो क्रांति होगी। तो उस शब्द का कहीं न कहीं जाके असर ये हुआ कि किसी की गाड़ी चेक की गई, चाहे डीएम हो, किसी की गाड़ी तोड़ी गई और पोलिंग जो है मतगणना स्तर पर भीड़ बढ़ाई गई, ये सब किया गया। लेकिन जनता ने अपना मन बना करके ईवीएम में वोट दे दिया था। तो इससे जो आंकलन आप लोगों ने किया, सबने किया, वो आंकलन लगभग सही हो रहा है। लेकिन ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बढ़ा है उसमें 2 पॉइंट ज्यादा था, राशन और शासन जी। इसका हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो ये सीटें दिख रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो है एक तरीके से सरकार बनाने की % बहुमत की, कहेंगे 264 आप दिखा रहे हैं अभी, और अभी ये जो है रुझान है, अभी कंप्लीट हो सकता है, इससे बढ़ भी सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कम नहीं होने वाला है, क्योंकि लगभग रुझान जो है 403 और 403 का ही दिए हैं। और बड़ी बात है कि जो लोग कहा जाते थे कि साहब ये सूंघ के समझ जाते हैं कि सरकार किसकी आने वाली है, उनको बड़ा नुकसान हुआ। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी,
वो बीएसपी में थे पहले, बीएसपी में उसके विपक्ष के नेता भी थे वो सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर, और उसके बाद इस्तीफा दे करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जीते भी, मंत्री भी बने। तो उनको लगा कि शायद अब की भारतीय जनता पार्टी सरकार ना आए, तो समाजवादी पार्टी में वो चले गए। और जाने के बाद, और यही देखिए आप, जो मतलब है कि चौहान नेता जी भी जो बड़े बड़े धुरंधर नेता थे वो भी गच्चा खा गए। कच्चा खा के वो सूंघ नहीं पाए कि कहाँ जा रहा है, किस लाइन पे जा रहा है। दारा लेकिन सिंह एक और चौहान आप बात है रिजवी साहब, जो पूरे चुनाव में कही जाती रही, कई मंचों पर कहा जा रहा है, सपा कहती है कि बसपा ने बाकओवर दे दिया या कहीं अंदरूनी गठबंधन हो गया। आप इसको कैसे देखते हैं? बसपा की सीटें तो लगभग खत्म ही हो गई, एक तरह से 2 सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए है। तो बसपा का वोट बैंक क्या बीजेपी पे गया है, या सिर्फ ये कहने की बातें हैं कि बसपा ने सरेंडर कर दिया और अपना वोट ट्रांसफर कर दिया? देखिए ब्रजेश जी, आपको बताऊं बहुत साफ, आपने देखा होगा कि मायावती ने आपकी जो चुनाव जो है वो ऑफेंसिव होके नहीं लड़ा है। यानी बहुत फ्रंट लाइन पे नहीं रही, वो हेलीकॉप्टर से गई, कई जगह उन्होंने चुनावी भाषण दिया, लेकिन वो चुनावी भाषण जैसा वो देती थी, तिरक तराजू और तलवार ये रहता था। और उनको चढ़ गुंडों की छाती पर और मुहर लगेगा हाथी पर, ये जो एक नारा उनका बहुत एक तरीके से ऑफेंसिव रहता था, डिफेंसिव नहीं लेकिन ये रहता नारा था तो वो। पिछली बार ही खत्म हो गया था ना उनका, नहीं, जब खत्म तो उन्होंने हो गया जब गठबंधन आदमी कर लिया था। कोई दूसरा नारा लाता, लेकिन वो जी नारा नहीं ला पाए। और यही कारण रहा कि जो इनके जाटो वोट थे, एक जो टुडेज चाणक्य है उसने एनालिसिस किया है, उसने एनालिसिस किया है कि भारतीय जनता पार्टी को जाटो वोट जो है 34% मिल गया, और जी। एससी वोट जो है 45% मिल गया। बीएसपी को जो है जाटो वोट 47% मिला, और एससी वोट जो है 28% मिला। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समझदारी से काम किया है। और ब्रिजेश जी, मैंने इसको बताया, मैं फिर आपके चैनल को बताता हूँ कि चुनाव से कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए कि मोहनलालगंज के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कौशल किशोर, एससी जाति से आते हैं, उनको मिनिस्टर बना दिया सेंट्रल ने। और यही किया उत्तर प्रदेश में बलरामपुर के जो है वो रिजवी पलटू साहब, राम। माफी चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, संदेश दे रहे हैं। पंजाब में उनका वी ऑल लव प्रचंड यू बहुमत से आए। पंजाब। आज जो पंजाब के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। सुखबीर सिंह बादल हार गए, कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, विक्रम सिंह मजीठिया हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों। बहुत बड़ा इनकलाब है ये, बहुत बड़ा इनकलाब है। भगत सिंह ने एक बारी कहा था, भगत सिंह ने कहा था, आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला, केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला, तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था। लूट रहे थे देश को। कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, लोगों को जानबूझ के गरीब रखा गया। पूरा का पूरा वही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने यह सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। हमने यह सिस्टम बदला है। हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। अब बच्चों के स्कूल बनने लगे हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी का सपना पूरा होने लगा है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। ये लोग सारे मिलके, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। हम लोग तो बहुत छोटे हैं इनके सामने।
बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, ये सारी ताकतें मिलके आज देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। पार्टी के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए और इनसे बात कर कहते थे एक ही मकसद है सबका, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी आ जाए। सबका एक ही मकसद था, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, कोई भी पार्टी आ जाए। बड़े बड़े षड्यंत्र किए इन लोगों ने। अंत में ये सारे इकट्ठे होके बोले केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों, आज इन नतीजों के जरिए राजा साहब, आप भी कह रहे थे और केजरीवाल को हम अभी सुन रहे थे, उन्होंने कहा धुरंधरों का भी जमीन दिखा दी है लोकतंत्र में मतदाताओं ने। हम उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं कि इतने मंत्रियों का एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी, ज्यादातर मंत्री जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब बढ़त में हैं। तो इसको कैसे देखते हैं आप? एक तरफ पंजाब में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में वैसा नजारा नहीं आया। देखिए, पंजाब में जो है वो हमें लगता है, अब ये बहरहाल ये बात सच नहीं है, लेकिन हमें ये लगता है कि सिद्धू जो है आम आदमी पार्टी से पैक करके गए थे कि हम जा रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये सच बात नहीं होती, लेकिन हमें लगता है कि सिद्धू जो क्रिकेटर हैं, लेकिन ना वो तो घर के रहे ना घाट के रहे। हाँ, मैं तो जा तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी पार्टी को वहाँ बुनियाद दे करके खड़ा कर दूंगा और वहाँ अमरिंदर को भी हटाऊंगा, खुद भी हारूंगा, सब करूंगा, लेकिन तुम्हें मजबूत कर दूंगा। अगर इस सिद्धू की चाल को कांग्रेस समझ जाती, अमरिंदर सिंह छोटा नाम नहीं था, अमरिंदर सिंह एक बड़ा नाम था कांग्रेस में, और वहाँ लोग उनको मानते हैं, जानते हैं, एक तरीके से वो राजा हैं, समझिए आप वहाँ के। और अमरिंदर का इतिहास भी बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वो खुद भी हार गए हैं रिजवी साहब। हाँ, हार गए, इसलिए हार गए कि वो एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, अपनी पार्टी बनाई। तो जाहिर सी बात है कि आप अभी जुम्मन पार्टी बनाएंगे तो जाहिर सी बात है जो एक वोट सेट है, वो एक वोट आपके तरफ दिमाग बनाने में उसको टाइम लगेगा, और इसी का फायदा जो है उठा लिया। और मान सिंह को इन्होंने चीफ मिनिस्टर घोषित करके आम आदमी पार्टी ने ये एक अच्छा काम किया था। पहले वाले चुनाव में ये पता चल रहा था कि जब इससे पहले 5 साल पहले हुआ था तो ये था कि भाई ये दिल्ली राज के चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल, और दिल्ली राज चीफ मिनिस्टर को बहुत पावर होते नहीं, न उसके पास जहाज है, न उसके पास अपना हेलीकॉप्टर है, न उसके पास बहुत अच्छा साधन है। लेकिन अभी वो जल्दबाजी होगी रिजवी साहब, अभी 5 साल देखेंगे कि आप में किस तरह से चलता है। हमने दिल्ली में देखे जिस तरह सत्ता आई तो बड़े बड़े लोगों में किस तरह से सिर फुटरबल हुआ और कई लोग छोड़कर चले गए। लेकिन सबसे ज्यादा आपको नहीं लगता कि 5 राज्यों के जो परिणाम आए हैं उसमें कांग्रेस को ज्यादा आत्ममंथन करने की जरूरत है? जो पूरे देश में पार्टी थी वो किस तरह से सिमटती जा रही है और राज्यों से खत्म होती जा रही है। एक राज्य अच्छा खासा था पंजाब, उसके पास वो भी खो दिया। असल में कांग्रेस में, अब मैं तो बहुत छोटा मुंह कहूंगा, उसमें जो लीडर्स हैं वो लीडर परिपक्व नहीं है, इनमेच्योर लीडर है, और इनके पास मैच्योर लीडर हैं, लेकिन मैच्योर लीडर को ये आगे लाते नहीं है, पता नहीं क्या है इनके पास। जो सेकंड लाइन हो, भारतीय जनता पार्टी इसलिए सक्सेस होती है कि उनके पास जो ए टीम है वो काम करती है, बी टीम ये तैयार करते हैं, सी टीम भी तैयार करके रखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखती है। कांग्रेस में सबसे बड़ी जो भूल हुई कि ए टीम तो खेलती रही, ए टीम तो खेलती रही, और जब मौका आया बी टीम को खेलने का तो फिर ए टीम को ही चीफ मिनिस्टर बना दिया, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे राजस्थान हो। तो आप देखा जब बी टीम को चीफ मिनिस्टर बनना था तो ए टीम आ गई फिर, और जब ए टीम आ गई तो देख लीजिए मध्य प्रदेश चला गया। तो ये इनको वो करना है कि एक टीम पीछे खड़ी करनी है, अच्छी टीम, और जो खड़ी भी किए, भाई नितिन को खड़ा किया, उसको खड़ा किया जितिन प्रसाद को, और जितिन प्रसाद चले गए। ज्योतिराज सिंधिया को खड़ा किया आपने, उसको मजबूत करके उसको आगे नहीं बढ़ाया, वो चले गए। ये टीम थी जो है राहुल की, लेकिन उस टीम को तो हम कह सकते हैं ना, खेत को बागाड़ी खा रही है, कोई और नहीं। हाँ, ये कह सकते, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि अच्छे लीडर नहीं, और इनको मंथन करना। अगर कांग्रेस इतनी पुरानी, ठीक है खान साहब, मंथन करना चाहिए आपको। सबसे बड़ी तो आपका ही साथ है कि आत्मंथन कब करेगी कांग्रेस? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़े बाहर आना,
जो 7 सीट थी उन पर भी 2 पर आ गए आप। 2 भी बचेंगी कि नहीं बचेंगी अंतिम परिणाम तक कह नहीं सकते। अभी तो बड़े जोर से आए थे, कांग्रेस लड़की हूं, लड़ जी सकती हूं, लड़ी नहीं आपकी लड़की। नहीं नहीं, सबने लड़ा है ब्रिजेश जी। चुनाव जीतना ही लड़ाई नहीं होती है। हमने अपना वचन निभाया, हमने 40% महिलाओं को टिकट दिया। उसके बाद निर्णय जनता के हाथ में गया। जनता को जो उचित लगा जनता ने किया। जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं, उस सर माथे पे चढ़ाते हैं। तो ये और भी तो हमारे है ना जो अभी वरिष्ठ खान साहब, पत्रकार, जनता की नब्ज नहीं पहचान पाए आप। मुझे बोल लेने दीजिए, मैं सारा कुछ बोलना चाहता हूँ। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार रिजवी साहब ने बहुत अच्छी बात कही। कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमारे ही भीतर रही होंगी कि हम जो असल मुद्दे हैं वो लोगों के बीच नहीं ले जा पाए। वरना आज देश में इतनी महंगाई, बेरोजगारी, देश की तमाम सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं और हर तरीके से भाजपा सरकार विफल साबित अब हुई। तो उसके जनता ने उस बावजूद भी पर यदि मोहर लगा भाजपा दी की है सरकार रिजवी साहब। चारों राज्यों, कंचन जी, जी वही मैं कहना बुलडोजर चाह पे रहा बड़ा जश्न मनाया जा रहा है आपके यहाँ, लेकिन सीटें तो कम हुई हैं। देखिए, आप अभी सीटें हमारी कम नहीं हुई हैं। पहले तो मैं आपको भी नमस्कार बोल दूं, हमारे खान साहब, हमारे रिजवी साहब, सभी को मेरा नमस्कार। बाकी सीटें कम नहीं है, अभी 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 पारी बहुत बाकी है, इसलिए बस देखना है कि कहां तक हम पहुंच रहे हैं। लेकिन बात ये है ना कि जब इतना जोर लगाने पर भी आप किसी काम के न रहे तो समझ जाना चाहिए कि आपने कोई काम नहीं किया है। बाकी हम अपनी सरकार की थोड़ा सा बात कर ले। रिकॉर्ड तोड़ना कोई आसान बात नहीं होती, इतिहास बनाना कोई आसान बात नहीं होती। अगर हमने कोई काम नहीं किया होता, अगर हमने कोई अंत्योदय तक पहुंच करके एक अन्न जो एक बहुत निचले स्तर का जमीनी आदमी होता है, अगर उस तक पहुंच करके हमने उसका काम ना किया हो, हमने उसका विकास ना किया हो, हमने उसके लिए कोई हित की बात ना की होती ना, तो आज ये परिणाम भी हमको नहीं मिल रहे होते। क्योंकि 5 साल सरकार चलाने के बाद फिर से सत्ता में आना उत्तर प्रदेश के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत सरल बात थी। इसलिए बहुत खुशी की बात है कि हमें जनता ने इस काबिल समझा है, उन्होंने समझा है कि हमने उनके लिए क्या कार्य किए हैं। तो इससे आप कोई नकार नहीं सकता कि हमने सच तो में ही कंचन जी, बहुत आपका एक नया लगन के वोट बैंक साथ तैयार उनके हो लिए गया, ये काम किया है। मानते हैं आपके जो लाभार्थी हैं, जो हितग्राही हैं, वो नया वोट बैंक बना है बीजेपी का? जी देखिए, जो भी लोग हैं जो हमारे साथ हैं, नया वोट बैंक क्या, ये तो हमारे साथ में 2014 से चल रहा है ना, और वो कम नहीं हुआ है, लोग और जुड़े भी हैं। क्योंकि इसीलिए तो मैं कहती हूँ ना कि जो यहाँ पे हवा हवाई बनाने वाले सिस्टम रहे, हमारे सपा ने बहुत हवाएं बनाई, लेकिन वही बात है ना, जिसका जो छवि होती है, जिसका जो व्यक्तित्व होता है, वो निखर के बाहर आ ही जाता है। चाहे फिर वो गाली गलौज से लेकर के अखिलेश जी के लिए देख लिया जाए, इसके बाद अभी तक आप गुंडागर्दी करने की बात कर रहे हो, क्रांति करने की। क्रांति मतलब कुछ नहीं होता है। आप जिस तरीके की बातें कर रहे हो, ये जनता समझती है कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व को लेकर के आने वाली सरकार हो। और फिर जस्ट हमारे पहले ही आपकी सरकार को, आपके शासन को देखा गया है, तो जनता बहुत टाइम नहीं हुआ है जिसको भी आपको भूल जाएगी, आपके शासन को भूल जाएगी। इसलिए वो जानती है कि हम उनको छोड़ करके आए हैं और हमें बहुत विकास मिला है। मुझे नहीं लगता कि जनता ये कभी भूल पाएगी। जहां तक मैं जब से लेकर के जन्मी हूं, अभी तक मुझे अब भाजपा की सरकार में मुझे पता चल रहा है कि सरकार से सीधे डायरेक्ट भी कुछ मिलता है। सरकार से सच में हमें मकान भी मिल सकते हैं, सरकार से सच में हमें शौचालय भी मिल सकते हैं, सरकार से सच में हमें इतनी व्यवस्था मिल सकती है कि हमें सड़कें पूर्णतः तरीके से मिल रही हैं। सरकार में 3-3, 4-4 सालों तक हम देखते थे, वेट करते थे कि कोई पुल नहीं बन रहा है, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ हमारी सरकार में 925 पुल बने हुए हैं, छोटे छोटे 124 पुल बनाए गए हैं। तो इसका मतलब समझते हैं कि हमने आपकी सरकार में और भी मुद्दे उछल रहे थे। हम लखीमपुर खीरी की बात करें, हम बेरोजगारी की बात करें, किसान आंदोलन की बात करें, तो ये असरकारक नहीं रहे क्या? या जबरन में विपक्ष इनको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा था? देखिए, अगर किसान आंदोलन असरकारी होता तो हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि वहां की जो परिणाम है वो देख करके जो नहीं होने चाहिए, इन लोगों की बहकाने के बाद भी इतने अच्छे परिणाम वहां से आए हैं, ये सच में आश्चर्यजनक है। लेकिन डर तो आप भी गए थे, आप भी सही पहचान नहीं पाए थे शायद, इसलिए तो किसान के लिए जो कानून लाए थे वो वापस लेना पड़े आपको 5 राज्यों के चुनाव से पहले। नहीं, उसके लिए आप देखिए, तो आप भी नहीं उसके पाए। लिए हम सरकार जो है ना, वो हमने उनकी हर एक जिद को पूरा किया। हाँ, हम चाहते थे कि उनका हित हो। आप असल कानून को देखें, अगर उसमें डीपली जाया जाए तो सच में उनके लिए हितों की बात थी, लेकिन वो नहीं समझा पाए। ये हमारे आदरणीय योगी जी और मोदी जी ने बोला भी है कि हम नहीं समझा पाए। लेकिन
उसको नहीं समझा उन्होंने और हमने उनकी जिद को पूरा किया, तो वो बात वही खत्म हो जाती है कि हम जनता को मानने वाले लोग हैं, जनता के जनादेश पर चलने वाले लोग हैं कि वो जो चलिए चाहते कंचन जी, हैं मैं वो आपको रोकना करेंगे। चाह रहा हूं। एक बात और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव हार गए 6000 से ज्यादा वोटों से। उत्तराखंड के अगला सीएम अब कौन होगा, ये सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि धामी सीएम कैंडिडेट थे लेकिन खुद ही हार गए। 6000 से ज्यादा वोटों से हारे धामी। उत्तराखंड का अगला सीएम कौन होगा, ये सवाल उठ खड़ा। चलिए फिर मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। दो बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई। हरीश रावत जी भी चुनाव हार गए उत्तराखंड में और भाजपा के सीएम उम्मीदवार भी चुनाव हार गए। जी कंचन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। एक तरफ आपके सीएम कैंडिडेट भी हार गए उत्तराखंड में। देखिए ना, हर जगह इतिहास बन रहा है, नो डाउट। हम चार जगह सरकारें बना रहे हैं और इसके बाद भी चीजें ये होता रहता है, राजनीति है ना, इसमें कभी भी धमाका हो सकता है। तो खैर उस तरफ मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं ये आपको बता रही हूँ कि हम लोग इतिहास बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इतिहास बनाने के लायक बन गए हैं। चाहे मैं इस पे तो दोबारा इस बार से क्या हमारी सरकार आ रही है काशी उत्तर विश्वनाथ प्रदेश में। कॉरिडोर का बात थी, राम मंदिर, ये मुद्दे भी कुछ आ भी रहे हैं या कुछ असरकारक रहे हैं कि नहीं रहे इन चुनावों में? देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, अगर हम उससे हट जाएंगे ना, चाहे फिर वो किसी भी धर्म के साथ में हो, रिजवी साहब बैठे हैं, अगर उनकी संस्कृति भी है वो भी भारतीय संस्कृति है, उनके धर्मों के जो नियम है वो भी भारतीय संस्कृति है, हिंदू परंपरा भी भारतीय संस्कृति में आती है। अगर ये चीजें उससे आप हटेंगे ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और वही कांग्रेस ने अपनाया है और सपा का तो कोई बात ही नहीं है। खैर उनकी तरफ जाना ही नहीं है। वो जब मंदिर जाते हैं तो कुछ और लेते हैं और वो जब मस्जिद नहीं, जाते हैं कृष्ण तो भगवान कॉफी लेते सपने हैं। में तो आ रहे थे इसलिए समाजवादी कहीं पार्टी नहीं के रहे। वही नेता बात, के। इसीलिए वो कहीं के नहीं रहे। अगर आप अपने धर्म को छोड़ते हो और जहां पर आप तटस्थ नहीं हो, ऐसा तो आप मत कीजिए, जनता का क्या पिछली करोगे? बार से तो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है उन्होंने राजा साहब। लेकिन जो अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़ दिख रही थी, सभाओं में भीड़ दिख रही थी, वो क्या वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई? क्या वजह देखते हैं? भीड़ तो खूब दिख रही थी, या वो मैनेज भीड़ थी? भीड़ से वोट का आंकलन नहीं करना चाहिए। आपके चैनल पे मैंने बताया था, बिहार में तेजस्वी यादव की पब्लिक मीटिंग में बहुत भीड़ होती थी और भीड़ का असर ये हुआ कि हमारे जो एग्जिट पोल के लोग थे, ओपिनियन पोल के लोग थे, उन्होंने सब ने बिहार में तेजस्वी यादव को नंबर 1 पर रखा था। और वहां यहाँ तक के कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बोर्ड लग गए थे और आप समझिए बूंदी के लड्डू बनने की तैयारियां शुरू हो गई थी और चैनल पे दिखाया भी जा रहा था काउंटिंग से पहले, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाए। तो कहने का मकसद ये है कि ये भीड़ अगर आंकड़ा होता किसी का, तो भीड़ से कोई आंकड़ा नहीं, क्योंकि भीड़ जो है वो हर जगह पहुंचती रहती है। वही भीड़ पहुंच जाती है उनकी पार्टी में, वही भीड़ पहुंच जाती है उनकी पार्टी में। वो भीड़ खाली सुनने जाती है, समझते जाती है कि ये पार्टी के लोग, ये नेता लोग क्या कह रहे हैं हमारी बहबूदी के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए कौन सी ऐसी चीजें कह रहे हैं। एक और ब्रेकिंग खबर है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज, जो जीत गए हैं, रिकॉर्ड जीत की है उन्होंने। 1,79,000 वोटों से जीते हैं पंकज। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज। जी रजा साहब, एक और बड़ी खबर आ गई थी, पंकज जी भी जीत गए हैं। हाँ, पंकज जी जीत गए। कांग्रेस ने वहां से पंखुड़ी को खड़ा किया था, लेकिन पंखुड़ी वहां चौथे नंबर पे रही और वो भी बहुत बड़ी स्टार हैं समझिए आप, लेकिन वो नहीं चल पाई वहां और पंकज जीत गए। जाहिर सी बात है, पंकज भी स्टार भी नहीं चले रजवी साहब। इस बार हमने देखा है कि सुनील सूद ने अपनी बहन को आगे करके पंजाब में राजनीति शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी हार गई। हाँ, ये सही कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने ट्राई किया लेकिन उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। देखिए, जमीनी हकीकत पे अगर राजनीतिक में आप आम जनता से ठीक से नहीं जुड़ेंगे तो आप समझिए कि आप फिर बहुत कामयाब नहीं हो सकते। पैसा बहुत मायने नहीं रखता, आदमी का जन समस्या के साथ जुड़ना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश की राजनीति तो पूरी जातिगत आधार पे हुई है, ऐसा नहीं है कि जातिगत आधार पे नहीं हुई है। और अच्छे तरीके से लोगों ने जो वोट किया है, लोग ये समझ ही नहीं पाए कि कौन किसको वोट दे रहा है।
जी। और यही मुकाबला हमें लगता है समाजवादी पार्टी को रहा लास्ट गिनती तक, कि भाई हमें जो है इतनी हमारी भीड़ आ रही है, हमें इतना लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो इसके मतलब हमारी सरकार बननी चाहिए। लेकिन वोट देने लोग जाते थे, और हमें तो यहाँ लगता है कि जब चैनल वाले भी बात करने आते थे, तो वो वोट देने वाला ही देखता था किस चैनल का आदमी है, वो समझ जाते थे कि फलाना चैनल का है, तो उसी के हिसाब से वो बोल भी देते थे। हमें लगता है ये भी कई जगह हुआ है, क्योंकि वो समझ लेकिन जाते फिर थे तो भाई एग्जिट पोल तो लगभग सेम ही आए हैं। तो क्या जातियों के आधार पर जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होते थे, इस बार जातियां इस आधार पर बटी नहीं, वो फैक्टर काम नहीं किए। निषाद अपनी जातियों के वोट नहीं दिला पाए, जाट अपनी जातियों के वोट नहीं दिला पाए, ऐसा महसूस करते हैं आप? देखिए, अगर आप जाति के संबंध में जानना चाहेंगे तो जातियों को जो प्रतिशत का आंकलन हुआ है इस चुनाव में, एनालिसिस हुआ है, जी। भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण जो है लगभग 65% वोट मिला है ब्राह्मणों का, हम्म। राजपूत का लगभग 71%, जाटों का 34%, एससी का 45%, मुसलमानों का 8%, यादव का 19% और ओबीसी का 64%। ये टुडे चार्ट का एनालिसिस है। समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण का मिला है 16%, राजपूत का मिला है 11%, जाटों का मिला है 10%, एससी का मिला है 21%, मुस्लिम का मिला है 76%, यादव का मिला है 73% और ओबीसी का मिला है 23%। यानी यहाँ ये समझ सोचने की बात है कि यादव का 73% मिला और मुसलमानों का 76% मिला, यानी यादव 3% कम मिला, मुसलमानों का ज्यादा मिला, और लग भी रहा था कि मुसलमान समाजवादी पार्टी में एक मुश्त जाएगा। और बीएसपी को जो है ब्राह्मण का 9% वोट मिला है, राजपूत का 4% मिला है, जाटों का 47% मिला है, एससी का 28% मिला है, मुस्लिम का 7% मिला है, यादव का 4% मिला है और ओबीसी का 6% मिला है। यहाँ एक ब्रिजेश जी, एक बात देखने वाली ये है कि बीएसपी को 7% मुसलमानों का वोट मिला है और बीजेपी को 8% मिला है। 2017 में यही जो है बीजेपी को 5% मुसलमानों का मिला था, ये 3% मुसलमानों का बढ़ा है। क्या ये ऐसा तो नहीं कि जो 5 साल दंगा नहीं हुआ तो मुसलमानों ने सोचा भैया हम सुरक्षित हैं, हमारा घर मकान नहीं जल रहा, हमारे लड़के बेगुनाह मुलजिम नहीं बन रहे, या 3 तलाक वाला मामला हो गया, या जो है वो नमक वाला मामला हिजाब का चल गया मामला भाई। उतना तूल नहीं पकड़ा, जिससे किनारा कर हाँ लिया राजनीतिक दलों ने। हाँ, मकान हमें मिल गया, हो सकता है वो, तो ये 3% वोट बढ़ा है, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देता, महिलाएं दे कंचन जी, देती है। बड़ी बात है कि जो वर्ग आपको वोट नहीं देता था, जिसकी वजह से आप ध्रुवीकरण करके सत्ता में आ जाते थे, वो वर्ग का भी रुझान आपकी तरफ बढ़ा है। तो इसको कैसे देखते हैं आप? कैसे भरोसा हमने ध्रुवीकरण हासिल कर रहे हैं? देखिए, हमने ध्रुवीकरण कभी भी नहीं किया, हमने हमेशा राष्ट्र की बात की, हम राष्ट्र के ढांचे पर रहे हैं। और एक बात है, ध्रुवीकरण तो तब होता है ना जब यादव, एमआई, ये सब ध्रुवीकरण है। इसको अगर कहें तो ये जातिगत ढांचे हैं। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये सब लोग, ये जो लोग हैं, जो मुसलमान एम है या फिर वाई है, ये खुद ही समझ गए हैं कि लेकिन ये इस लोग बार सिर्फ तो हमें एम यूज वाई का करने वाली फैक्टर आपका पार्टियां। ज्यादा असरकारक रहा। एम मतलब मोदी, जी वाई मतलब योगी। जी जी, ठीक है, वो ठीक बात है, वो सारी चीजें हैं। बाकी मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग ये समझ चुके हैं कि ये जो ढांचे बनाए जाते हैं, ये केवल हमें यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एम बाई, तो एम बाई का कोई मतलब और वजूद नहीं रहा, क्योंकि वो समझ चुके हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि हमने जातिगत ढांचे को पार किया है। और एक समय, मैं यही विश्वास दिलाती हूँ, एक समय ऐसा होगा कि हम धर्मगत ढांचे को भी पार कर जाएंगे। और ये जो धर्म का आंकड़ा लगाया जाता है और धर्म के नाम पर पिच पर लोग खेलते हैं ना, अभी भी खेला जा रहा है। एक बार ऐसा जरूर होगा कि जैसे हमने जाति को खत्म कर दिया है, वैसे एक बार हम ये धर्म के ढांचे को भी पार करेंगे, इस दीवार को भी तोड़ेंगे और पूरी तरीके से हमारे भारत में राष्ट्रीयता प्राप्त होगी। सब लोग ये समझेंगे, सब लोग ये जानेंगे कि हमारा हित कहाँ है, हम लोग कहाँ से ठीक से जाते हैं, हमें कहाँ से विकास मिल रहा है, हमें अंतिम आदमी तक हमें कहाँ से चीजें प्राप्त हो रही हैं। ये बात सभी समझ जाएंगे धीरे धीरे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सरकार में वो हमें बिठाल रहे हैं। इसके लिए पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपनी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई और धन्यवाद भी दूंगी, पहली बात। दूसरी बात, अपने कार्यकर्ताओं को भी, क्योंकि जो सारे काम होते हैं वो कार्यकर्ताओं से होते हैं, जो पूरी मेहनत होती है वो कार्यकर्ताओं की होती है, हर पार्टी की। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी। लेकिन आप सबका भरोसा जीतने की बात कर रही हैं और कांग्रेस आपकी लाइन पे आगे बढ़ रही है।
सॉफ्ट हिंदुत्व की तो तरफ। इस बात पे तो हम खुश है ना। हम तो चाहते ही हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो हमारे साथ में बढ़े या फिर हमें देख करके बढ़े। हमें बड़ी खुशी होती है कि जो काम हम चाहते हैं कि पूरे भारत में होना चाहिए, वो लोग अब करने लगे हैं, चाहे वो डर की बदौलत हो, चाहे फिर वो भारतीयता की बदौलत हो। जब यही एक टाइम था, आपको याद होगा कि लोग अपने आप को भारतीय कहने से डरने लगे थे, लोग अपने आप को पिछलने लगे थे तिलक लगाने से, अपने धर्म को दिखाने से। एक टाइम ऐसा हो गया था कि पंडित जो होते थे ना, वो अपने धर्म को छोड़ करके अपनी चोटी को कटवा करके रहते थे। तो ये बात बहुत खराब थी, मुसलमान टोपी ठीक। नहीं लगाते थे। अब वो चीजें हैं कि मुसलमान भी अपने चीजों को कायम रख रहा है, उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू अपनी चोटी को कायम रख रहा है, मुसलमान अपनी टोपी को कायम रख रहा है। ये चीजें बड़ी अच्छी हैं और यही होना चाहिए। यही एक भारतीयता का मतलब है, यही हमारे भारत की जो प्रियता है, वो जो समावेश है, वो हमारे इस भारत में अब दिख रहा है, जो सच में दिखना चाहिए। तो बहुत खुशी होती है देखकर। खुशी तो होती है, लेकिन जब आप 80 बनाम 20 की बात करते हैं तब थोड़ा वो भी लगता है नहीं, कि नहीं, आप एक वर्ग को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, इसको थोड़ा सा गलत ले लिया गया है। बाकी वही बात है, मैं फिर से वही कहूंगी जो आदरणीय योगी जी कहते हैं कि नहीं भाई, जो 20 है वो आतंक, माफिया, अपराधी इसमें आते हैं। बाकी जो 80 है, आप देख ही रहे हैं कि जो 80 है उन्हीं ने हमें राजगद्दी पर बिठाला है, उन्हीं ने अपनी सेवा करने के लिए हमें वो कुर्सी सौंपी है कि यहाँ से बैठ करके आपको हमारी सेवा करनी है। तो जाहिर सी बात है, इसमें आप समझ गए होंगे कि 80 कौन है और 20 कौन है। वही 80 वाले जो कहते हैं कि हम क्रांति मचा देंगे, वही 20 वाले हैं जो बैठ करके कहते हैं कि अब क्रांति की बारी आ गई है। वही 80 वाले हमारे साथ में होते हैं जब कहते हैं कि नहीं आप बैठिए। शान साहब, हमें ये एक और 20 नहीं खतरे चाहिए, का हमें इशारा है आपकी तरफ। जिस वोट बैंक को साधने के लिए आप डराते थे, आप या उसको अलग करने की कोशिश करते थे, उनके पक्ष में खड़े होते दिखते थे, वो वोट बैंक भी धीरे धीरे खिसकने लगा है आपके पास। पहले कभी दलित आपका वोट बैंक हुआ करता था, वो खिसक के बीएसपी के पास चला गया। मुस्लिम आपका वोट बैंक था, वो खिसक कर एसपी के पास चला गया, और अब वहां से भी खिसकने लगा है, बीजेपी की तरफ रुझान बढ़ने लगा है। ये कब की बात है? अभी 8% वोट अभी तो बैंक वाली बताया बात कब की है? रजा साहब ने कहा है कांग्रेस कि पार्टी, सुनिए कितने सुनिए प्रतिशत चला गया है उधर वोट बैंक। ब्रिजेश जी, 40 मिनट बाद 40 सुनिए 40 मिनट बाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, तो मुझे 2 मिनट तो बोलने दीजिए। मैं आप सबकी सुन रहा था कब हमने से। तो बहुत अवसर कोई बात दिया नहीं, है। वो आज जीते हुए हैं, रजा उनको आप साहब, अधिक बोलने दो। हाँ कोई बात, वही उनको बोल तो रहा हूं। जनता ने इतना मैं वही अवसर बोल दे रहा हूं दिया कि है। आप लोग शान साहब, अब बोलने के पास बचा क्या है आपके पास? देखिए, जनता वही तो ने बोल रहा- आपको नहीं, किनारे तो कर आप नहीं दिया, बोलने 7 देंगे। से 2 पे पहुंचा नहीं, दिया। तो हम तो आप- फिर भी तो पर्याप्त आप- समय दे रहे हैं। नहीं, आप यदि- विपक्ष की मैं- भूमिका निभाएं, लेकिन हम पर तो सवाल खड़ा मत कीजिए कि 40 मिनट बाद समय दिया। 40 मिनट में और ब्रेकिंग खबरें भी चल रही थी जी। आप अपनी बात कीजिए पूरी। मैं सुन रहा था ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप उनको अधिक समय दीजिए, मुझे कम समय दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर आप जिनको वोट बैंक बोल रहे हो, कांग्रेस पार्टी ने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी को जब लोग वोट देते थे तो हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग के लोग वोट देते थे। आप ऐसा नहीं कह सकते थे कि ये वोट बैंक था, वो वोट बैंक था। आज नहीं दे रहे हैं तो कोई नहीं दे रहा है। ऐसा तो है ही नहीं कि हमारी कोई जाति है या कोई धर्म की पहचान की पार्टी थी, ठीक है ना? तो कोई क्यों आज नहीं आप दे ये रहा है? कहेंगे कि कोई भी मुस्लिम- क्यों तो कोई भी क्यों नहीं साथ कर रख पाए एक भी वोट बैंक को? यदि आप सुनिए- वोट बैंक नहीं तो मानते तब सुनिए भी, तो ना। आज हाँ, तो कोई क्यों सुनिए नहीं ना। दे रहा है? ये भी तो आत्ममंथन करने की सुनिए जरूरत है ना। हम देश की जनता को, देश के मतदाता को नागरिक मानते हैं, हम वोट बैंक नहीं मानते हैं। हमसे कोई ना कोई कमी या हमसे कोई ना कोई गलती हुई है, जिसके कारण जनता इतनी महंगाई, बेरोजगारी, अनियमितता होने के बावजूद भी भाजपा को यदि वोट दे रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा अपने प्रोपेगेंडा और अपने षड्यंत्र में सफल हो रही है, और कहीं ना कहीं उसमें हमारी विफलता उसके लिए जिम्मेदार है, उसको हम स्वीकार करते हैं। अब तो बात हम मत करें, लगाइए। तो आप जनता को क्या समझते हैं? क्या जनता को समझदार नहीं समझते, या आप बात नहीं समझा पाए? आप कह रहे मैं तो तमाम कह रहा हूं चीजें ना। आपने गिनाई है, इसके ब्रिजेश, बावजूद मैं भी तो कह रहा हूं, हम नहीं प्रोपोगंडा। समझा तो क्या पाए। जनता प्रोपोगंडे में फंस गई है तो क्या ब्रिजेश- जनता? ब्रिजेश जी, मैं तो कह रहा हूं ना कि हम नहीं समझा पाए। मैंने कब जनता को दोष दिया? मैं तो बोल रहा हूं ना, कहीं ना कहीं हमारी विफलता है कि हम असल मुद्दों को जनता के बीच नहीं ले जा पाए। वरना आज इतनी महंगाई है, 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल डीजल बिक रहा है, देश की सारी संपत्तियां सेल लगा के बेची जा रही है। किस मामले में देश आगे चले गया कोई बता नहीं पाएगा। भाजपा के प्रवक्ता बता दे कि इस देश में कौन सी ऐसी प्रगति हो गई, भुखमरी बढ़ गई देश में, महंगाई बढ़ गई देश में, उसके बावजूद भी भाजपा जीत रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमी, कमजोरी और हमारी विफलता है
कि हम इन मुद्दों को जनता के बीच नहीं ले जा पाए। मैं जनता को कोई दोष नहीं दे रहा हूं। आज इतनी भाजपा की कमियां होने के कारण भी यदि भाजपा जीत रही है तो कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी और विफलता है। हम चिंतन मंथन करेंगे, हम फिर से जनता के बीच में कब असल करेंगे? मुद्दों को ले जाएंगे 2014 में और आप फिर से चिंतन जनमत मंथन मांगेंगे नहीं जनता करते, 2018-19 में आप चिंतन मंथन नहीं करते, 2017 में नहीं करते, कब करेंगे चिंतन मंथन? भाजपा बनने के लिए 60 वर्ष लगा। हिंदू महासभा से जनसंघ, जनता पार्टी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। तो ये जनता है। जनता जब तक हमें विपक्ष में बैठाएगी जब तक हम विपक्ष में बैठेंगे। जिस दिन जनता में सत्ता में बैठाएगी हम सत्ता में बैठेंगे। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आज भाजपा को जनता मतलब सांसद सत्ता साहब आप सौंप खुद रही कह रहे हो है। ना कि उन्होंने उससे संघर्ष पहले किया है, 60 इतना वर्षों तक समय हमने लगा भी उनको, थी। और आपको एक झटके में आसमान से जमीन पर ला दिया, तो आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है क्या? ये जनता, क्या जनता लड़ेगी आपकी मैं तो लड़ाई? स्वीकार कर रहा हूं ना कि मैं वही, सुनिए ब्रजेश जी, आप मुझे सुनना नहीं चाह रहे, मुझे लग रहा है। मैं वही बात बोल रहा हूं जो आप बोल रहे हैं। मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूं कि जनता दोषी है। जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं, पूरी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हमारी जो कमियां रही होंगी इसीलिए जनता ने हमें ये जनादेश दिया है। हम उसको सुधारेंगे, उसके लिए चिंतन मंथन करेंगे और फिर से जनता के बीच जाएंगे। जब 60 वर्षों तक जनता ने हमें सत्ता दी तो हमने सत्ता चलाई। अब जनता हमें पिछले 60 वर्षों से विपक्ष में बैठा रही तो हम विपक्ष में बैठेंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं, हम जनता से, इसके लिए हमारी कोई शिकायत भी नहीं जनता से। कहीं ना कहीं ये हमारी विफलता है कि जनता हमें यहाँ बैठा रही है। हम जनता के ऊपर दोष नहीं देते। आज भाजपा, अभी हमारी भाजपा की प्रवक्ता हमारी बहन ये बोल रही थी कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, हम सबको साथ में लेके चलते हैं। इन्हीं के विधायक और प्रत्याशी डुमरियागंज के वो चुनाव में जहरीले बयान दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो मियां की औलाद है। लेकिन तो इस आप प्रकार देखिए ना, से मकान तो ध्रुवीकरण, सबके बन इस रहे हैं, प्रकार से राशन तो सबको घटिया मिल रहा है। बयानबाजी करके ये चुनाव लड़ते हैं। ब्रजेश जी मुझे ये बताइए, भाजपा के लोग ये दावा करते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को देश में। कंचन जी जवाब देना चाह रही हैं आपकी। कंचन जी ब्रजेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, ब्रजेश आऊंगा जी, खान साहब ब्रजेश जी, आपके पास। भाजपा के लोग होता है, ये पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक ये समझ चुकी है कि ब्रजेश जी जहाँ मेरा भारत समय में है, आप रहते हो, ब्रजेश जी इनको रोकिए, मैंने इनके भारत समय में उत्तर प्रदेश दखल की नहीं आप दी थी। बेटी हो, ब्रजेश अगर आप जी, बैठ करके मैं आऊंगा ब्रजेश आपके जी, पास, आऊंगा। निरंतर यस बोलती रही थी, यस मैंने भारती दखल जुड़ नहीं गए दिया हमारे पास, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता यस भारती जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है यस जी आपका अनादि टीवी पर। नमस्कार ब्रजेश भाई। आप दावा कर रहे थे 300, अखिलेश जी भी दावा कर रहे थे कि 300 से ज्यादा। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा था कि 400 सीटें ले लेंगे हम, लेकिन लग रहा है कि 130-31 से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 135 तक पहुंचे, 40 तक पहुंचे, वापस 131 पर रुझान। देखिए राजेश भाई, अभी परिणाम आना बाकी है। परिणाम आने दीजिए, तब परिणामों पे चर्चा होगी। अभी रुझान है, रुझानों पे चर्चा हो। अगर तो हमसे कोई चूक हुई है रुझान तो की बात उससे कर लेते हैं। आपको लग रहा है कि 131 से आप बहुमत की तरफ पहुंच जाएंगे मैं बोल तो परिणाम रहा हूं तक? ब्रजेश भाई, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। जी, है ना, अभी ये रुझान है, रुझान पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमसे जो गलती हुई होगी उस पर सुधार करेंगे, हर व्यक्ति को करनी चाहिए, और जो अच्छा काम है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो निश्चित तौर पे इसमें हमारा नेतृत्व तय करेगा कि आगे हमें क्या करना है, कैसे काम करना है। राजनीतिक पार्टी है, निरंतर काम करते रहने वाला काम होता है राजनीतिक पार्टियों का, और सत्ताधारी जो दल रहता है उसकी जो कमियां रहती है उसको बताने का काम रहता है। लेकिन समस्या इन पूरे 5 सालों में ये रही कि सत्ताधारी दल को अगर कोई बात बताई जाए तो वो दूसरे दलों को अधर्मी, राष्ट्रद्रोह इस नजरिए से लेता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का राजनीतिक क्षेत्र में कि इस तरह की शब्दावली जो निरंतर 5 साल से चल रही है, ये निराशा पैदा करती है राजनीति में और समाज में। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की बहन को सुन रहा था, वो बोल रही है बड़ी शान से लोग टोपी लगा रहे हैं, लोग तिलक लगा रहे हैं, चोटी लगा रहे हैं। आऊंगा कंचन जी आपके पास आऊंगा जी। ये इस तरीके की बातें बोलना, ये कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि किसी को अपने धर्म के प्रति काम करने से कोई रोक पाया हो, कभी नहीं हुआ। बड़े बड़े आतताई आए, बड़े बड़े आक्रमण हुए, बड़े बड़े युद्ध हुए, लेकिन ये कभी भी नहीं हुआ। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय होते ही, सत्ता में ही आते ही ये शब्दावली, ये अहंकार, तो ये अहंकार बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप राजनीति में जीत रहे हैं, कोई दूसरा हार रहा है, तो आप इस तरीके से उसको लेंगे। और आज हर व्यक्ति के लिए ये चुनौती है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा है। लेकिन यस जी, उसको अपना धर्म समाजवादी साबित पार्टी करना से पड़ रहा कहाँ है, चूक उसको हो अपना गई? हिंदुस्तानी यस होने जी, से अपना हिंदुस्तानी जी, होने का प्रमाण पत्र देना पड़ रहा है, और भारतीय यस जनता जी, पार्टी के लोग लगातार सवाल करते चले जाते हैं उन यस बातों जी। पे। लेकिन
समाजवादी पार्टी से कहाँ चूक हो गई? भीड़ इतनी जुट रही थी अखिलेश यादव की रैलियों में, सभाओं में, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई। क्या मुस्लिम सरपरस्त की पार्टी के रूप में छवि बन गई थी, या जो बाहुबलियों के बेटों को, बाहुबलियों को आपने टिकट दिया था, उसका परिणाम ये रहा कि आपसे वोट बैंक छिटक गया और भाजपा फिर से सरकार में आती हुई दिख रही है? ब्रिजेश भाई, मुस्लिम परस्ती शब्द क्या होता है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है? सिर्फ वही नहीं है ना नागरिक, और भी लोग हैं। लेकिन सबके सब बाकी के लोगों को नहीं साथ पाए ना। आप जिस तरह से एक वोट बैंक आपको धर्म का प्रचार प्रसार भी करती हैं, तो अनुशासन भी आप जानती होंगी। मेरे बारे में बड़ा सब लोग पता कर रहे हैं कि हम क्या हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं कर रहे क्यों? आप छुपके करती हैं क्या काम? बड़ा सम्मान यहाँ, अगर नहीं, आप छुपके करती हैं क्या ये काम? आप मेरा सम्मान नहीं करते, आप महिला का सम्मान करिए, अरे मेरी बहन जी, क्या आप छुपके करती हैं क्या? अगर कोई चीज पता है आपके बारे में? स्त्री व्यू ब्रजेश भाई देखिए कैसे, इसका सम्मान कर लीजिए। मैं आपके पास आऊंगा कंचन जी, बात आ जाने दीजिए, यस जी की बात आ जाने दीजिए। मैं बिल्कुल बात आने दे रही हूँ। ब्रजेश भाई, यही तो दुर्भाग्य है कि इनके सामने तो कोई बात रखना ही गलत हो जाता है। अगर मैंने कहा कि मेरी बहन कथा बात है, तो ये कोई छुपके काम करती है क्या? कोई गलत काम करती है क्या, जो इनको इस तरीके से मुझे आक्रामक हो गई एकदम से मेरे ऊपर? अरे आपका सम्मान करते तो इसमें कोई काम हो गया क्या? आप स्त्री का सम्मान कर लीजिए, मेरा मत करिए। अरे आप क्योंकि स्त्री रूप से अलग है क्या? कि देश की नागरिक नहीं है क्या? इसीलिए अगर मैंने कह दिया तो कोई आपत्तिजनक बात कह दी क्या उसने? कोई असंसदीय भाषा कह दी क्या? सम्मान कर रहे थे कंचन जी, आपको यहाँ बोलने की क्या आवश्यकता थी कि कथावाचक है इसलिए सम्मान कर रहे? अरे भाई, स्त्री क्यों का आप गलत काम करती हैं क्या? आप गलत काम करती हैं क्या? कथावाचक तो मैंने कोई गलत काम कह दिया क्या? आप गलत करती हैं? आपको इतना पिंच क्यों लग गया? आपको इतना पिंच क्यों लग गया? आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये तो अच्छा काम है। वो ये कह रही है ना यस जी कि कथावाचक के नाते क्या सारी स्त्रियों को सम्मान करते हो ना? आप तो सबका सम्मान करना चाहिए, सिर्फ कथावाचक हैं इसलिए नाते आप सम्मान कर रहे हैं क्या? बहरहाल छोड़िए, उस बहस में ना जाए, हम मुद्दे पर आ जाए। यस जी, मैंने ये कहा आप देखिए, सारे प्रोग्राम में आपकी रिकॉर्डिंग होती है, आप दोबारा रिकॉर्डिंग दिखा दीजिए। मैंने ये कहा इनका सम्मान है और है, बात बढ़ जाती है क्योंकि ये प्रभु का गुणगान करती है, सारी बातें करती हैं, लोगों का अच्छा संदेश देती है, तो इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और इस जिम्मेदारी के कारण इनका सम्मान बढ़ रहा है। लेकिन अगर बढ़ा हुआ सम्मान इनको बुरा लगता है, तो ये इनका सोचने के, इनकी बहस को दूसरी दिशा में ना ले जाकर मैं अपनी सोच नहीं ला मुद्दे पे आ जाते हैं। कंचन जी, मुद्दे पे बात करते हैं। यस जी, मुद्दे पे बात करते हैं। कहाँ चूक हो गई? जो मैं बात कर रहा था कि आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक हो गई, इस वजह से समाजवादी पार्टी यहाँ अटक कर रह गई, वहां ना पहुंच पाई जहाँ उसने सोचा था या जो लक्ष्य था? भाई, उस पर मंथन होगा, चिंतन होगा, सारी बातें होती हैं। आगे हम लोग उस पर रणनीति बनाएंगे, क्या चूक हो गई, क्या चीज कमी रह गई, क्या चीज किस क्षेत्र में हमसे कमी रह गई, किस क्षेत्र में दूसरों से कमी रह गई। वास्तविकता पे भी चर्चा होगी। अब जो हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उससे चर्चा होगी, तब बात होगी कि क्या वास्तविकता रही। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आप सब मीडिया के सामने आएंगे और अपनी बात जरूर रखेंगे। हम लोग भागने वाले लोग नहीं है कि सत्ता में रहें तो भी भाग जाए और विपक्ष में रहें तब भी भाग जाएं। समय समय पे आप लोगों के पास हमेशा आते रहे हैं और आपके हर सवाल का जवाब दिया है, हर बात आपके सामने रखी। रिजवी साहब, जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, आप इनको कैसे देखते हो? देश पर क्या असर पड़ेगा? लोकसभा जब चुनाव होंगे 2 साल बाद, उस पर भी कुछ असर होगा इन चुनावों का? बिल्कुल होगा। लोकसभा के चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीट नहीं आती और समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार में होती, तो जुलाई में राष्ट्रपति के चुनाव में असर पड़ता। आप समझिए, राज्यसभा में बहुमत आने में जो है असर पड़ता भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिर जो भाजपा को जो दलित वोट बैंक गया है उसकी राह को और आसान कर देगा। नहीं, वो तो गया है, दलित वोट तो गया है, क्योंकि बीएसपी ने बहुत मन से चुनाव नहीं लड़ा, खाली सतीश मिश्रा ही हर जगह जाते रहे, मायावती बहुत कम जगह में गई हैं, तो जाहिर सी बात है। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत समझदारी से जो है वो दलित समुदाय का वोट अपनी तरफ किया है, कभी भीम ऐप करके, कभी मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल करके, कभी राष्ट्रपति महोदय को उत्तर प्रदेश में जो है वो ट्रेन से पूरा सफर करा के, तो कहीं ना कहीं बहुत समझदारी से किया है। लेकिन ये असर जरूर पड़ता और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है। जाहिर सी बात है, अगर जो है समाजवादी पार्टी की सरकार रहती तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नहीं आ पाते जिस तरीके से इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो कहीं ना कहीं जाकर के केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ तो सरकार बना रही है और
और स्टेटों में जो सरकार बना रही है उससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है वो पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से काम किया था उसने, और काम करने के बाद लग रहा था जिस तरीके से जो है टीएमसी के बहुत से बड़े बड़े लीडर को अपनी पार्टी में शामिल कराया था, तो उससे लग रहा था भारतीय जनता पार्टी जो है वह पश्चिम बंगाल में सरकार बना लेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार न जब बनाने के बाद ठीक है भारतीय जनता पार्टी की एमएलए बढ़ गए, लेकिन जो है उस सरकार में ना आने की वजह से ये लग रहा था कि अब पश्चिम बंगाल कमजोर हो गया बीजेपी का, तो उत्तर प्रदेश भी अगर कहीं चला गया तो एक मैसेज समाज में एक संदेश चलता चला जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरे देश में बहुत कमजोर हो रही है, प्रदेशों में कमजोर हो रही है। तो उससे क्या है साहब, आपने एक बात कही कि बसपा का वोट बैंक मिल गया बीजेपी को, इस वजह से ये हुए, लेकिन बसपा ने पहले भी गठबंधन किया था, हमने देखा था समाजवादी पार्टी से, तब वो परिस्थितियां नहीं थी। क्या समाजवादी पार्टी के पास वो वोट बैंक गया नहीं? देखिए वो गठबंधन किया था, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बीएसपी से कोई गठबंधन नहीं किया है, और बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो है वो गठबंधन हुआ था, तो उससे उसके 10 सीट आ गई थी। जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 0 था, उसके बाद 10 सीट आ गई समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, और समाजवादी पार्टी 5 सीट पे ही रह गई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके सीट नहीं बढ़े। तो इसका मतलब ये लगता है कि जो है वो बीएसपी के लोगों ने जो है समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से वोट कास्ट नहीं हुआ। अगर कास्ट होता बीएसपी का हो तो समाजवादी पार्टी की 5 सीट तो पहले से थी, 5 सीट से कुछ सीट बढ़ती, लेकिन सीट नहीं बढ़ी। तो ये कहना भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सलीके से, बहुत समझदारी से दलित वोट को अपील किया है, और इसका ये वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी समझ नहीं पाए, चंद्रशेखर इनके पास। तो आपको क्या लगता है कि इस बार यदि बीएसपी और एसपी का गठबंधन होता तो परिणाम कुछ और होते? नहीं, ऐसा नहीं है। बीएसपी और सपा का गठबंधन होता है, क्योंकि गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं थे। हम तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश इस बात को नहीं समझ पाए, चंद्रशेखर उनके पास आए थे। चंद्रशेखर एक दलित का चेहरा है और उभरता हुआ चेहरा है। अखिलेश के पास आए, सीटों में कुछ जो है बात में नहीं बन पाई तो वो अलग चले गए। तो हमें लगता है कि अखिलेश जो है वो दलित समुदाय का वोट अच्छे तरीके से अपने पास नहीं समेट पाए। वो खाली जो है मौर्य और जो है वो सैनी और क्या कहते हैं दारा सिंह चौहान और राजभर, ये सब उन्होंने इकट्ठा किया, महान दल को लिया उन्होंने, और जो है अपना दल कमेरावादी की पार्टी को मिलाया, कई पार्टी को मिलाया, लेकिन ये एक विंग उनका टूट गया। इस पर भी अगर एक्सरसाइज करते तो कुछ परसेंटेज वोट दलित के भी अगर आते तो उसका कुछ ना कुछ तो असर होता। यस जी, कुछ ना कुछ असर होता। आप जो समझ नहीं पाए रणनीति और चूक कर गए, उन सीटों पे ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ा जहां पे मायावती ने आपकी ही जो कैंडिडेट थे उन्हीं समाज से मैदान में उतारा, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा आपको। बसपा ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। नहीं ब्रिजेश भाई, मैंने अपने कथन में कहा कि जो चूक हुई है, क्या कमी रह गई है, इसमें चिंतन होगा, मंथन होगा। अभी अंतिम परिणाम नहीं आए हैं, इसीलिए कहना बहुत जल्दबाजी होगा। अभी तो परिणाम आना बाकी है, अभी रुझानों पे चर्चा हो रही है, तो आने दीजिए। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो बात कर रहे थे, चंद्रशेखर जी एक बहुत बड़ा चेहरा है। देखिए अभी उन्हें बहुत अल्प समय हुआ है, खुद वो अभी 5000 वोट पा पाए हैं बड़ी मुश्किल से। मैं देख रहा था बहुत देर पहले 3000 वोट था, तो मैं उनको बढ़ के 5000 वोट बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वो वही एक अकेले दलित चेहरा हो गए या उस समाज से आते इसीलिए वही चेहरा हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, निष्ठावान लोग हैं, जो काशीराम साहब के साथ में रहे, जो उनके मिशन में साथ में रहे, और उन्होंने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया और समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगा। इसीलिए अगर हम ये कहें कि हमारी सीट में बढ़ोतरी हुई है या हमें वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं हमें वोट मिला है। हाँ, अभी जो रुझान बता रहे हैं उसमें हो सकता है कि वो रुझान के अनुसार हमको उतना वोट नहीं मिला, लेकिन परिणाम आने दीजिए, परिणाम आते आते तक वो सब बातें रहेंगे। चलिए, परिणाम का इंतजार करते हैं। बहरहाल समय इंतजार नहीं कर रहा, समय की एक बाध्यता है और समय कह रहा है कि हमें यहीं रुकना पड़ेगा, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो परिणाम बताएंगे, या परिणाम एक तरह से रुझान ही बता रहे हैं, ये परिणाम में कन्वर्ट हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। भले ही समाजवादी पार्टी इसको रुझानों को अभी परिणाम ना माने, लेकिन एक तरह से बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं ताजा खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।